तो हिंदी साहित्य मैं पहले ही शुरू करने वाला था। तो ये पुराना ही लिखा हुआ, क्योंकि हम भाषाखंड से शुरू करेंगे। भाषाखंड से क्यों शुरू करेंगे ये हमें पता है, इसके बारे में हमने काफ़ी बातें की हैं। तो भाषाखंड से भी पहले हम थोड़ा ये समझ लें, अगर किसी भी भाषा को, जैसे हिंदी भाषा को हम समझ रहे हैं और आगे हम समझेंगे हिंदी भाषा साहित्य को, तो उसको समझने का क्या तरीका हो सकता है, तो उन तरीकों को समझेंगे। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो चीज़ होती है कि इनका जो अध्ययन होता है कितने स्तर पर हो सकता है। तो किसी भी भाषा का अगर अध्ययन करना है तो 4 स्तर पर अध्ययन होगा। ध्वनि ध्वनि व्यवस्था पर, शब्द व्यवस्था पर, व्याकरणिक संरचना पर और लिपि व वर्तनी पर। ये चारों चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इनको करीब से समझा है तो बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे अगर अभ्रट पढ़ना हो, अपभ्रंश पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ना हो, तो उनमें ये चीज़ें काफ़ी काम करेंगी। तो इनके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। ध्वनि व्यवस्था के स्तर पर जैसे ऐसे सवाल भी आते हैं कि जो अपभ्रंश है अपभ्रंश की ध्वनि व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए, तो ऐसे सवाल हम देख सकते हैं। तो पहले इनको समझ लें। ध्वनि व्यवस्था क्या होगी? जैसे हिंदी में 59 प्रकार की स्वीकार ध्वनि है। 59 प्रकार की, जैसे क्या? तो ये स्वर के आधार पर बँटा है, व्यंजन के आधार पर, और कुछ अयोगवाह ध्वनियाँ भी जानी जाती हैं। तो इनको भी हम थोड़ा समझते हैं। लगभग सभी ध्वनियाँ, अन्य भाषा इनका मूल वगैरह, वगैरह। तो स्वर किसे कहते हैं? सबको पता है, बिना अन्य ध्वनि की सहायता से उच्चारण जिनका हो जाए। स्वर मतलब जो स्वयं में स्वतंत्र हो, तो वो स्वर कहलाते हैं। और ये लगभग 12 स्वर हैं हिंदी में। और मूल स्वर अगर बोले, मूल का मतलब जैसे ये हम साइंस में भी देखते हैं, कुछ होती हैं मूल धाराएँ, कुछ होती हैं व्युत्पन्न धाराएँ। तो मूल का मतलब वही है कि जो जड़ है या फिर जहाँ से उत्पन्न हुआ। जैसे आ हो गया, तो आ ये मूल है, ई मूल स्वर, ऊ मूल स्वर, री मूल स्वर। अब इनसे जो उत्पन्न होगा, जैसे आ प्लस आ, अब ये मिलकर बना बड़ा आ, तो ये हो जाता है फिर क्या? बड़ा आ, यानी ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर। तो इनको भी हम थोड़ा समझ लेंगे कि मूल स्वर 4 होते हैं और फिर दीर्घ स्वर आ जाते हैं। जो एक ही स्वर 2 बार जुड़े होते हैं तो उनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। इनको समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंटरव्यू में भी ऐसे सवाल किए जा सकते हैं कि स्वर तो मूलतः स्वतंत्र होते हैं, जो हमें पता है। पर क्या आपको लगता है कि एक ही स्वर 2 बार अगर जुड़ जाएँ तो उन्हें भी स्वतंत्र कहा जा सकता है? इस पर ज़रा विचार करना और थोड़ा कमेंट करना कि क्या आप जवाब क्या दोगे? दूसरी बात, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मतलब देखो, दीर्घ स्वर मतलब सेम सेम मूल स्वर से मिले हों। जैसे आ से आ मिलेगा तो मिलकर हुआ दीर्घ स्वर, ई से ई मिलेगा तो मिलकर हुआ दीर्घ स्वर। लेकिन अगर वो किसी अलग-अलग स्वर, जैसे आ से ई मिला, तब वो हो जाएगा संयुक्त स्वर। तो ये चीज़ें भी हम थोड़ा समझ लेंगे कि दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में क्या अंतर है। तो इनको भी हम थोड़ा समझते हैं कि अलग-अलग स्वर से मिलकर अगर बने हों तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ये चीज़ें हमें समझ आ गई और ये आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है? अब व्यंजन। व्यंजन क्या होता है ये पता ही है हमके। उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि में वो स्वर ही होता है मूलतः, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो ऐसे सवाल इंटरव्यू में किए जा सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा मैटर दे रहा हूँ, इनको थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, अवरोध के आधार पर व्यंजन, जैसे अंतस्थ, ऊष्म और स्पर्श, 3 तरह के व्यंजन होते हैं। तो इनको भी हम समझते हैं। अंतस्थ मतलब स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती उच्चारण, इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये समझते हैं, जैसे या, रा, ला और वा। तो ये चीज़ होती है अंतस्थ स्वर। दूसरा, ऊष्म या संघर्षी, मतलब जिसको भी बोलने में ऊष्मा या फिर श्वास का घर्षण हो, ऊष्मा का क्षय हो, तो वो हो जाता है हमारा ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। तो ये भी हम अगर वैसे ही ढूंढना चाहें तो सा बोल के देख लो, या फिर खा बोल के, या शा, हा, ये सब बोल के देख के समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिसे जीभ या निचला होठ उच्चारण स्थान को स्पर्श करके बाल को रोकता है, वो हो जाता है हमारा स्पर्श व्यंजन। मतलब नाम से ही समझ आ रहा है। इसमें 5 वर्ग होते हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब इसमें एक चीज़ और, हालांकि वो लिखा तो नहीं है पर समझ लो, जैसे दूसरा, जैसे खा हो गया, घा हो गया, या फिर मतलब दूसरा और चौथा, ये जो 2 होते हैं, दूसरा, एक सेकंड, दूसरा और चौथा, इनको हम मूलतः बड़े स्वरों की श्रेणी में रखते हैं, या फिर जिनको बोलने में थोड़ा दीर्घ की ज़रूरत होती है, या फिर अधिक श्वास की ज़रूरत होती है। तो इनकी भी काफ़ी ज़रूरत हमें आगे पड़ने वाली है कि ये जो दूसरे और चौथे होते हैं तो इनका इतनी वैल्यू क्यों होती है। खैर, जो बात के हैं इसके अलावा जो व्यंजन है, 8 और व्यंजन है। जैसे मराठी से ला हो गया, वर्तमान में थोड़ा इसको वैल्यू मिल गई है तो इसको थोड़ा देख लेंगे। बाकी जो फारसी से बने, मतलब नुक्ते के साथ जो आते हैं, क, ख, ग, ज़, फ, तो ये सब हम समझते हैं। और जो अपभ्रंश से आए हैं, ढ, ढ़, तो इनको भी हम व्यंजन की श्रेणी में रख लेते हैं। तो ऐसे सवाल मतलब मूलतः यूपीएससी के हिंदी साहित्य में, मेंस में तो नहीं, पर इंटरव्यू में किए जा सकते हैं। तो बेसिक अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो अच्छा है, ठीक है। खैर, 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं। अब देखो, 4 जो स्वर थे वो भी संयुक्त थे, लेकिन हमें स्वर जैसे संयुक्त थे तो हमें 4 व्यंजन भी संयुक्त दिख रहे हैं। जैसे छ, ये बना है का और चा से, तो ऐसे। या फिर त्रा हो गया तो ता प्लस रा से। तो ये हमें देखने को मिलता है कि संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। अब उच्चारण के स्थान पर, हालांकि ये हिंदी साहित्य में वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जितना पीछे हमने जाना, थोड़े बहुत तो इंपॉर्टेंट है, पर अब ये, हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट है सबसे बड़ी चीज़, जैसे अभी मैं बोल रहा था कि दूसरे और चौथे, तो महाप्राण की जब बात आती है तो जैसे खा हो गया, घा हो गया, छा हो गया, झा हो गया,
ट हो गया और ड़ हो गया, मतलब जो 2 और 4 नंबर पे आ रहे हैं तो इनको महाप्राण बोला जाता है, और जो उसके अलावा आते हैं तो वो अल्पप्राण होते हैं। और अघोष सघोष तो ये भी समझते ही होंगे कि जिसको बोलने में कम घोष घोष मतलब घोषणा करनी पड़े, या फिर सघोष में जिसको अधिक लगे, जैसे कम श्वास वाले या फिर कम ऊर्जा ऊर्जा लगने वाले, तो ऊर्जा लगने वाले सघोष हो गए, कम श्वास वाले अघोष हो गए। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। और क्या है, ठीक है, अघोष में कम कंपन, सघोष में अधिक कंपन, तो वही चीज़ें हम अगर बेसिक से समझ रहे हैं तो ऐसे बेसिक से सवाल इंटरव्यू में किए जा सकते हैं। खैर, दो या अधिक व्यंजन के मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है, ठीक है, ये भी हमें पता है। अयोग्य ध्वनियाँ क्या होती हैं, ना तो स्वर ही हो और ना ही व्यंजन हो, तो वो ध्वनियाँ होती हैं अयोग्य। स्वर इसलिए नहीं कि स्वतंत्र नहीं है, और व्यंजन इसलिए नहीं कि ये स्वर के बाद आती है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अयोग्य ध्वनियाँ क्यों ऐसा कहा जाता है कि ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, तो स्वर का तो हमें समझ आ गया कि जो स्वतंत्र नहीं है, तो मतलब स्वर नहीं है, और व्यंजन इसलिए नहीं कि स्वरों के बाद आती हैं, तो वो हमें समझ, जैसे का और अ, तो ये का, तो ये हमें समझ आता है कि अयोग्य ध्वनियाँ हैं। अनुस्वार अनुनासिक, ये भी आपको अभ्रंश अभट्ट वगैरह में देखने को मिलेगा, तो इनको भी आप 2x की स्पीड पे करके सुन सकते हो कि क्या क्या। जैसे अनुस्वार हो गया, जो नासिक ध्वनियाँ स्वर के बाद आती हैं, जैसे गंगा, गाया पहले, फिर आया, फिर ना आया। नासिक ध्वनियाँ मतलब जो नाक से निकल रहा है, तो जो नासिक ध्वनियाँ स्वर के बाद आती हैं तो वो अनुस्वार होती हैं। अनुनासिक, अब देखो, जो पहले आई मतलब जो बाद में आई वो अनुस्वार हो गई, लेकिन जो पहले आएंगी नासिक ध्वनियाँ जो स्वर के साथ जोड़ कर आती हैं, तो उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। मूलतः जो अब आप अवहट्ट तक जाओगे तो अवहट्ट तक में आपको ये नासिक ध्वनियाँ जोड़कर ही मिलेंगी, और वही उपयोग चलता है। तत्सम शब्द तो समझते ही हो, तो इस पे हम बाद में भी बातें कर लेंगे। तो ये था।